Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है. हमारी इकोनॉमी की सीरीज में जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे सामने वो टोबैको कल्टीवेशन के बारे में है, तंबाकू खेती के बारे में है. देखिए यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो आंध्र प्रदेश की मार्केटिंग कोऑपरेटिव एजेंसी है एपी मार्कफेड, इसने क्या है यूएस के साथ एक सस्ती क्वालिटी हल्की क्वालिटी की जो तंबाकू होती है उसके एक्सपोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट किया है ताकि किसानों को राहत मिल सके. तो यहां पर हम तंबाकू बोर्ड की अगर पहले बात करें तो इसको 1976 में बनाया गया था और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इसके अगर हम पर्पस की बात करें तो क्या है कि जो तंबाकू के प्रोड्यूसर हैं, जो व्यापारी हैं, जो निर्यातक हैं, उन सबके लिए एक बेहतर इकोसिस्टम का क्रिएट करना है और इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करना है. फिर कुछ और जानकारी की अगर हम बात करें तो ये जो बोर्ड बनाया गया है इसका हेडक्वार्टर जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत आ जाता है. फिर इसका जो प्राइमरी काम है भाई वो तंबाकू और उसके संबद्ध जो उत्पाद हैं उन सभी की किस्मों को निर्यात को बढ़ावा देना है ताकि इस सेक्टर में लगे हुए लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो सके. फिर इसके कार्यों में एक फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया एफसीबी तंबाकू जो आती है वो एफसीबी तंबाकू का उत्पादन, वितरण यानी कि घरेलू खपत और निर्यात के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी ये रेगुलेशन का काम करती है. फिर दोस्तों अगर हम इंडिया में तंबाकू की खेती की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक देश भी है. अराउंड वर्ल्ड की 9% जो तंबाकू है वो हमारे इंडिया में उगाई जाती है, उसको पैदा किया जाता है. तंबाकू की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो तंबाकू जो अर्ध उष्णकटिबंधीय एक प्रकार की ये फसल है और हालांकि इसको जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर भी उगाया जा सकता है. इसकी खेती के लिए 100 से 120 दिनों पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, अराउंड 3 से 4 महीने के लिए. टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए, तभी इसकी जो पैदावार है बेहतर स्थिति में होती है. फिर इसमें अगर वर्षा की हम बात करें तो 88 से 125 मिलीमीटर प्रति माह वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है. फिर तंबाकू की खेती के लिए तेज हवा और तूफान जो है वो नुकसानदायक होते हैं, तंबाकू खेती उनको सहन नहीं कर सकती है. हल्की और जो मध्यम दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है. मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम जो और इसके अलावा जो पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है और आयरन है अगर वो अधिक हो तो उसकी पैदावार ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है. तो कुछ क्राइटेरिया जो है, देखिए मैं आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि जो अलग अलग जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं तो वहाँ पर सबके बारे में क्राइटेरिया दिए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेती है. फिर यहाँ पर अलग अलग हम तंबाकू के अगर प्रकारों की बात करें तो एक एफसीबी है, इसका भी हमने ऊपर नाम देखा, फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू. फिर सिगार और चैरूट तंबाकू है, हुक्का तंबाकू है, बीड़ी तंबाकू है और चबाने और सूंघने वाला तंबाकू है. हालांकि हम लोग तो एक ही दो तंबाकू ऐसे जानते हैं, इसमें 6 टाइप्स बताए गए. फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है. फिर दोस्तों अगर हम तंबाकू उत्पादक राज्यों की बात करें तो इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है वो प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य हैं. कुछ और एग्रीकल्चर से जुड़े उस संबद्ध बॉडी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो हमारे सामने रबड़ बोर्ड की बात आ जाती है. और भारत में रबड़ के बागान की अगर हम बात करें तो देखिए जो रबड़ बोर्ड है, रबड़ बोर्ड जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको 1947 में बनाया गया था. इसने हाल ही में 75 साल पूरे कर लिए, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम रबड़ बोर्ड की बात करें हेडक्वार्टर की, इसका मुख्यालय की, तो ये कोट्टायाम केरला में है. और ये जो रबड़ बोर्ड है ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है. तो देखिए जितने भी बोर्ड्स आ रहे हैं अभी यूपीएससी क्या है थोड़ा सा और आगे जाके पूछ रही है तो अपने को थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए कि वो हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा है और उसको ऑलमोस्ट कब बनाया गया है. रिसेंटली में बनाया गया है कि वो 50 साल, 25 साल, 30 साल पहले बनाया, एग्जैक्टली याद नहीं हो तो भी चलेगा. और उसका नेचर क्या है, वो कार्य एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है. ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं वो स्टैच्यूटरी बॉडीज़ ही हमको देखने मिलती हैं. ये हो गया. फिर इसमें क्या है, बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वर्तमान में अध्यक्ष सहित इसमें 29 मेंबर हैं. फिर ये क्या काम करता था, ये जो रबड़ उद्योग है इससे जुड़े हुए जितने हितधारक हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए काम करेगा, इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, R&D के लिए जो पॉसिबिलिटी काम हो सकते हैं वो इसके द्वारा सब किए जाएंगे. तो ये जनरल किस्म की चीज़ें हैं जो हमको सभी बोर्ड्स में देखने को मिलेंगी. फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, रबड़ बोर्ड जो है इसने रबड़ के लिए क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक बाजार के लिए एम रूप करके एक संस्करण पेश किया हुआ है. एक प्रकार से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा कुछ है एम रूप. तो ये किससे संबंधित है, तो ये रबड़ बोर्ड ने डेवलप किया है और रबड़ के निर्यात से संबंधित है. इलेक्ट्रॉनिक बाजार एक प्रकार से मुहैया कराता है. फिर भारत में अगर हम रबड़ बागान की बात करें दोस्तों तो जो रबड़ होती है
वो लैटेराइट या दोमट मिट्टी में उगाई जाती है और रबड़ बागान के लिए 2400 से 2500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होगी। और जहाँ पे बारिश 2000 mm से अधिक हो, तो ऐसे एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट होती, वहीं पर पॉसिबिलिटी, इतनी ज़्यादा जो वर्षा होती है, वहीं पर पॉसिबिलिटी है कि हम रबर का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे एरिया में कौन कौन से आ सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट के एरिया आ सकते हैं, जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा वगैरह है। और साउथ के स्टेट आ सकते हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु। जैसे इंडिया में जो प्रमुख रबर उत्पादक हैं वो केरला, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक है, और तमिलनाडु। ये दोनों मिला के 81% रबर का प्रोडक्शन करते हैं। तो वही वाले रीजन आ गए जो मैंने आपको ऊपर क्राइटेरिया के बेस में बताया। फिर टेम्परेचर की बात करें तो इसमें न्यूनतम और अधिकतम जो तापमान है वो 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%। देखिए हर जगह इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन ये गैस कर सकें हाँ भाई इतने अराउंड के समथिंग आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये किस एरिया में आना चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। रिलेवेंट अथॉरिटी और बॉडी है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो भी टॉपिक है उससे जुड़ी हुई जो भी संस्थागत मैकेनिज्म है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, अलग अलग कोई भी डिपार्टमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, और जो पुरानी या नई पहले हैं जो कुछ अच्छा इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करनी है यूपीएससी में, उसके बेसिस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला, दूसरा एनवायरनमेंट वाला, और तीसरा है एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो भी डिपार्टमेंट इनिशिएटिव पहल्स हैं वो हैं, और चौथा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और 5-6 क्वेश्चंस का हमारा यहाँ से स्कोप बन जाता है। अब साथियों नेक्स्ट जो सेक्टर है, यहाँ एग्रीकल्चर से जुड़े जो एलाइड सेक्टर हम उसकी बात करें तो भारत का डेयरी सेक्टर की यहाँ पे बात की जाती है। थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में बात कर लें तो देखिए उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण है जो पहली बार इसको 1974 में आयोजित किया गया था, और भारत में यह दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी अपने को ध्यान में रख लेना है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट ये है। फिर ये क्या करता है, तो ये भाई जो इस सेक्टर में लगे हुए उद्योगपति हैं, किसान हैं, प्लानिंग करने वाले जो लोग हैं इस सेक्टर में, उन सभी को वैश्विक एवं भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है, सबको एक साथ लेके आता है और इस सेक्टर में कैसे और डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए ये लोग कुछ विचार विमर्श करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। फिर साथियों अगर हम भारत के डेयरी सेक्टर की बात करें तो देखिए जो अपना क्या है डेयरी सेक्टर है, ये इंडिया की जीडीपी में और एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है उसमें क्या है डेयरी सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नेशनल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अराउंड 5% का योगदान होता है, तो मेंस में डेटा काम आएगा हमारे लिए। फिर क्या है, विश्व में जितना भी गोवंश है, जितनी भी गोवंश के अलग अलग पशु हैं, पशुओं की प्रजातियां हैं और पशु हैं, उनमें सर्वाधिक आबादी जो है भारत के दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यानी कि जितना भी गोवंश है सर्वाधिक जो है नंबर में भारत में है। फिर वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी अराउंड 23% है, और ये वार्षिक तौर पर 210 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करता है। ये नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, दुनिया में अराउंड 20-25% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और भारत जो है वो दुनिया में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो भारत का है। फिर अगर भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं वो सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कहे जा सकते हैं या दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर कुछ और संस्थान और पहलों की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। तो इसको क्या है, एक सोसाइटी के तौर पर पहले 1860 में स्थापित किया गया था। बाद में इसको क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 के माध्यम से एक स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया गया, और जो भारतीय डेयरी निगम हुआ करता था उसके साथ उसको विलय कर दिया, और अभी ये जो है हमारे सामने एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे सामने है। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, तो ये जो है जो आईसीएआर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये जो है वो एनडीआरआई जो है वो आईसीआर के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है, और ये अपना 100वां वर्ष मना रहे हैं। ये भी हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 1923 में इसको स्थापित किया गया था। तो भाई ये क्या काम करता है, नाम ही से क्लियर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। भाई इसके इस सेक्टर में एजुकेशन के लिए, आरएनडी के लिए, विस्तार के लिए, सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ओवरऑल जो है समग्र विकास के लिए सेक्टर में काम करता है। फिर डेयरी पशुओं के उत्पादन और प्रबंधन का काम भी ये देखता है, और दुग्ध प्रसंस्करण की उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उपकरण जो है, जो नवीन टेक्नोलॉजी है मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर में,
उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनके लिए काम करता है। फिर डेयरी सेक्टर को एक प्रकार से आत्मनिर्भर व लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए एक प्रकार से तत्पर रहता है और काम करते हैं सेक्टर में। फिर डेयरी सेक्टर की कुछ पहलों इंपॉर्टेंट पहलों की बात करें साथियों, तो यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि डेयरी सेक्टर में जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, तो जो किसान हैं या जो पशुपालक हैं उनको एक प्रकार से ऋण मुहैया कराना है ताकि वो इस सेक्टर में और अच्छी प्रोग्रेस कर सकें। फिर एक टाइप का चीज़ होता है जिसका नाम होता है मोजरेला चीज़, उसके निर्माण के लिए एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा चलाई जाती है। हमने इसको पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसके माध्यम से मोजरेला चीज़ के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, डेयरी जो प्रोसेसिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है, इसकी स्थापना करी गई है ताकि इससे जो चिलिंग है, ताकि जल्दी से शीतलन वगैरह किया सके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और भी प्रसंस्करण संयंत्र हैं, उन सब के कुल प्रकार से वैल्यू एडिशन के लिए ये फंड बनाया गया है। फिर यहाँ पे क्या है, मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने के लिए, जो हमारा मीट प्रोड्यूस होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना करी गई है। फिर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इसके माध्यम से क्या है, इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हैं वो पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ये पशुधन और डेयरी क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों को मान्यता देता है या उन्हें प्रोत्साहन देता है, जैसा हमने बात करी, क्लियर है इससे। फिर हमारे सामने दोस्तों एक कंपनी के बारे में जानकारी है, तो क्या है, जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री जो डेयरी है उसने क्या किया है कि जो एनडीडीबी है उसके बारे में भी हमने ऊपर बात करी, उसकी एक सहायक कंपनी के तौर पे एक मृदा MRIDA लिमिटेड की स्थापना करी है। ये एक प्रकार की एनडीडीबी के पूर्ण स्वायत्त वाली कंपनी होगी, इसका पूरा मालिकाना एनडीडीबी के पास होगा और देश में ये खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेगी। ये एक प्रकार से क्या है, अनलिस्टेड कंपनी होगी, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है शेयर बाजार वगैरह में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2022 को की गई है, कंपनी अधिनियम के तहत की गई है। इसलिए क्या है, ये कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये क्या करेगी, तो भाई ये जो डेयरी संयंत्रों के लिए खाद्य मूल श्रृंखला तथा बायोगैस आधारित CNG है, बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र वगैरह स्थापित करने के लिए काम करेगी। और खाद्य प्रबंधन की अगर हम बात करें तो खाद्य प्रबंधन में क्या होता है कि पशुओं का जो गोबर होता है उसे संग्रहित किया जाता है और उसके पश्चात उसको उपचारित करके प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से एनर्जी डेवलपमेंट के लिए या बायोगैस वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उस सेक्टर के लिए ये जो कंपनी स्थापित की है ये काम करेगी। फिर एनडीडीबी ने क्या है, गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को समान पहचान दिलाने के लिए कि सुधन SUDHAN सुधन नामक एक ट्रेडमार्क भी पंजीकृत किया हुआ है। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों हमारे सामने वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी, मैं इसके डिस्कशन के टाइम पे काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है अगर उसकी हमको सेल्फ लाइफ बढ़ानी है और वो दूसरे तरीके से क्या है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है ताकि उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज किया सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजीली किया सके और उसमें वैल्यू एडिशन किया सके, उसके बारे में ये जो सब काम किया जाता है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आ जाता है। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि भाई इसमें एक प्रकार से विनिर्माण की प्रक्रिया है कि उसके उत्पाद जो होते हैं उसके भौतिक गुणों में कुछ चेंजेस वगैरह किया जा सकता है ताकि उसके वाणिज्यिक मूल्य को बढ़ाया सके, या वैल्यू एडिशन की बात करिए, सेल्फ लाइफ में वृद्धि करनी है, उत्पाद को संरक्षित रखने वाला आवरण प्रदान करना है। इस प्रकार से इस टाइप की कॉमन चीज़ें हैं। फिर हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं, अगर हम डेयरी सेक्टर की बात इसकी सेक्टर की बात करें फूड प्रोसेसिंग की, तो दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में से एक है इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। अभी जो इसकी वृद्धि दर है वो एनुअल जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है वो 11.18% है, यानी कि अराउंड 11% के समथिंग है। मेंस में अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है कि विश्व में मसालों के उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत का पहला नंबर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और भारत दूध, दाल और जूट के उत्पादन के मामले में प्रथम, और फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे, और अनाज के उत्पादन के मामले पर तीसरे स्थान पर है। ये भारत सरकार का 2019 का डेटा हमको ये बताता है। फिर इस सेक्टर में महत्वपूर्ण पहलों की बात करें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से क्या है, इस जो सेक्टर है इसको सहयोग दिया जा रहा है। फिर खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसके उत्पादन के लिए भी एक क्या है, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है ताकि जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कुछ न्यू इनिशिएटिव की बात हो गई यहाँ पर।
तो दोस्तों हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर वो कृषि विपणन और उद्यमशीलता, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में। अब देखिए ये जो अलायंस है वो साउथ एशिया के 5 देशों ने मिलकर स्थापित किया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। अब भाई और जो ये अलायंस बनाया गया है, इस अलायंस को क्या है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है वो इसके सचिवालय के तौर पे काम करेगा। भाई इसका काम क्या है, देखिए जो भी पाम ऑयल जो है अभी आज के डेट में एडिबल ऑयल के तौर पे अच्छा खासा उपयोग किया जाता है उसका, और जो इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर ये देश अलग अलग जाके परचेस करेंगे इंडोनेशिया से, मलेशिया से, जहाँ से पाम ऑयल ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे इनको सौदेबाजी उतना अच्छा वो नहीं मिलेगा। तो अगर सब मिलके एक ही रेट की बात करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के ले लें, पुष्पा मूवी का आप एग्जाम्पल ले लें जैसे, तो क्या होता है अलग अलग लोग चंदन की सप्लाई स्मगलिंग कर रहे होते हैं, सबको एक ही छाते के नीचे लाके पुष्पा फाऊ के अंडर में फिर एग्रीमेंट किया जाता है, तो ज़्यादा अच्छी सौदेबाजी हो पाती। तो ये ऐसी सिंपल जो तरीका है हर जगह चलता है। तो ये अलायंस इसके बारे में है। अब हम पाम ऑयल के बारे में बात करें तो दोस्तों जो पाम ऑयल है इसमें ये जो अलायंस बनाई है, ये पाम ऑयल के बारे में एक नकारात्मक छवि भी रहती, तो उसको बदलने का भी ये काम करेगा एक प्रकार से, और उच्च गुणवत्ता वाले किफ़ायती वनस्पति ऑयल के तौर पे मान्यता दिलाने का इसमें काम करेगा। जो पाम ऑयल की बात करें तो उपभोग वाले देशों में आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करेगा और एक प्रकार से मिलकर सौदेबाजी की बात करेगा। फिर हम पाम ऑयल की बात करें दोस्तों, तो पाम ऑयल में कि दो जो इसमें दो किस्म होती हैं, एक है एलेस गिनेंसिस जिसको अफ्रीकी पाम ऑयल कहा जाता है, और एक है एलेंस ओलिफेरा जो दक्षिण और मध्य अमेरिका के मूल का एक किस्म है। तो ये दो टाइप की किस्म होती हैं जो पाम ऑयल के लिए की जाती हैं। कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा है कि ये साउथ ईस्ट एशिया का एंडेमिक पौधा है या साउथ एशिया का या इंडिया का एंडेमिक पौधा है, तो ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसलिए जो भी मैंने आप लोगों को 10 ईयर्स वाली जो लिस्ट जो प्रोवाइड करी है 10 ईयर्स के ट्रेंड वाली, उससे आप देख के एग्जैक्टली आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई यूपीएससी किस लेवल में पूछ रहा है, फिर हम उस लेवल से पढ़ेंगे या उतना तैयार करेंगे। अदरवाइज हमारे जो है संसाधन का जो है वो मतलब हम एग्जैक्ट अगर डिमांड नहीं समझेंगे तो हमारे संसाधन का अपव्यय होता रहेगा, हमारी मेहनत जो है वो उतनी कारगर नहीं हो पाएगी। फिर क्या है, पाम ऑयल जो है एक प्रकार का वनस्पति ऑयल है और इसे ताड़ के पाम के फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिए फल से प्राप्त किया जाता है। पाम जो है नामी से है पाम ऑयल, तो पाम के उससे फल से प्राप्त किया जाता है। फिर इसमें क्या है, जो विटामिन ए और ई की भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो खाद्य उत्पादों और इंडस्ट्री में उपयोग हो जाता है। इसके बारे में बात की। फिर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखें दोस्तों, तो इंडोनेशिया जो है वो पाम ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक देश है, और मांग में इसकी हिस्सेदारी लगभग 15% है। पाम ऑयल का हिस्सा जो है, हम जो जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, खाद्य तेल वनस्पति ऑयल, तो उसमें क्या है कि 13-14 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से जो पाम ऑयल का हिस्सा है वो 8-9 मिलियन टन है, और इंडोनेशिया भारत के लिए पाम ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों हमारे सामने, वो यहाँ पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ ये है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहकारी डेयरी सम्मेलन 2022 हुआ था। उसमें जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी आ जाते हैं, उनके पास कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, सहकारी जो मंत्रालय है, तो उसमें इन्होंने बोला है कि देश की सभी पंचायतों में पैक्स की स्थापना करेंगे। अब देखिए जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, इनके बारे में जब हम बैंकिंग सेक्टर के करंट अफेयर्स कर रहे थे इसी सीरीज में, तो अब वहाँ पे हमने किया है। इसीलिए आप लोग पहले का देखते रहें और फिर उसके बाद देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो देखिए अगर हम पैक्स की बात करें तो इनको क्या है, सोसाइटीज़ के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाता है, और ये अपने सदस्यों को कोई भी नगद या घटक वस्तु के रूप में इनपुट सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं, फिर किराए पर कृषि उपकरण प्रोवाइड करती है, भंडार की सुविधा वगैरह मुहैया कराती हैं। तो ये इनके फंक्शन होते हैं, कॉमन फंक्शन। फिर पैक्स जो है क्या है, अल्पकालिक सहकारी ऋण क्या है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको एक प्रकार के शॉर्ट टर्म के लिए जो है क्रेडिट मुहैया कराया जाता है। अब जो कोऑपरेटिव होते हैं ये 3 टियर इसमें जो है एक प्रकार से लेयर होती है। तो जो नीचे सबसे प्राइमरी लेवल पर होती है वो जो कहलाई जाती है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिले लेवल पर होती है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और फिर ऊपर स्टेट लेवल में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है।
फिर ये जो पैक्स हैं, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा आरबीआई वाला 1949, उसके दायरे से इनको बाहर रखा गया है। इस कारण से क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का विनियमन इस पर नहीं रहता है। हालांकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेट कोऑपरेटिव्स वगैरह होती हैं, इसमें राज्य सरकार का और पॉलिटिकल जो मशीनरी होती है उसका भी काफ़ी हस्तक्षेप होता है। इसलिए सरकार ने, हमने देखा है इकोनॉमी का जो हमारा पहले के सेगमेंट थे कि जो अपर लेवल की प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव वगैरह हैं, उसको आरबीआई धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन के बारे में। यहाँ पर न्यूज़ ये है कि कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्बस ने जायफल, केसर और मिर्च, यानी काली मिर्च, मिर्च में काली मिर्च और लाल मिर्च के लिए गुणवत्ता मानदंडों की सिफारिश की है। देखिए, ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन है उसी के अंडर ये बॉडी आती है। तो अगर हम इस बॉडी की बात करें, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स, तो ये जो है सीएसी के अंडर एक कमेटी है और इसका उद्देश्य मसाले तथा खाने के इस्तेमाल में होने वाली दूसरी जो जड़ी बूटी हैं उनके लिए जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने का काम करती है और उसकी डेवलपमेंट और विस्तार के लिए काम करती है। फिर CCSCS की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाती है। यहाँ पर फिर हम कोडेक्स एलिमेंट्रिस और कोडेक्स एलिमेंटेड कमीशन की अगर हम बात करें, तो ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रिस है ये अंतर्राष्ट्रीय जो भी फूड स्टैंडर्ड्स हैं, दिशा निर्देश, उनके लिए एक प्रकार से दिशा निर्देश है। जो कोड्स वगैरह हैं उनका निर्धारण करने का काम करती है, ताकि ये संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा, गुणवत्ता और निष्पक्षता में उनमें पारदर्शिता वगैरह बनी रहे और ये चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। कोडेक्स एलिमेंटेड जो कमीशन है इसको जो है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और WHO के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी एक निकाय है। तो FAO है और WHO का जो संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ये एक प्रकार का उत्तरदायी निकाय है। और इस कमीशन के बारे में कुछ और जानकारी की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों में रुचि रखने वाले FAO और WHO के सभी जो सदस्य हैं, उस सहयोगी जो सदस्य हैं, उनके लिए इसकी सदस्यता खुली है। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसको जो प्रतिवर्ष इसका जो सेशन है वो जिनेवा और रोम में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 जो आधिकारिक भाषाएं, तो ये उतना काम करने इसका उपयोग करता है। ये हो गया। फिर देखिए, कुछ और ब्रीफ में जानकारी है उसको हम कंप्लीट करें, फिर इसको मैं एंड करूंगा। और आज अगर कोशिश हो पाएगी तो इसका मैं दूसरा पार्ट जरूर अपलोड आप लोगों के सामने यहाँ पे करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर 11वीं कृषि जनगणना के बारे में जानकारी है। 11th एग्रीकल्चरल जो सेंसस है 2021 से 2022 जो है, उसके लिए क्या है, हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है उसका उन्होंने शुभारंभ किया है। अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें, तो ये सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से वर्ष 1970-71 से आयोजित की जा रही है। अभी तक जो है हमारी जो है 10 सेंसस हमने कंप्लीट कर ली हैं। और ये जो सेंसस किया जाता है ये फूड एंड एग्रीकल्चर के जो वैश्विक कृषि संगणना कार्यक्रम के तहत इसको आयोजित किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्षों में ये जनगणना की जाती है। बाकी हमारी लोगों की जनगणना जो है प्रति 10 वर्षों में की जाती है। फिर ये अलग अलग संकेतकों के आधार पर जानकारी देता है। तो जब इसका कुछ आउटकम आएगा तो उसके बेसिस पे यूपीएससी कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है जो उसके की हाईलाइट होंगे। कुछ अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से संकेतक होते हैं, तो यहाँ पर भूजोत की प्रकृति, कि भाई जो भी लैंड है उसका नेचर कैसा है। फिर भूजोत का वितरण, लैंड होल्डिंग साइज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से वर्तमान में है। और भूमि के उपयोग संबंधी डेटा है कि कितनी लैंड कहाँ पर किस टाइप से यूज हो जा रही है, वो है। काश्तकारी और फसल पैटर्न के बारे में हमको जानकारी मुहैया कराता है। 11th जो जनगणना, इसकी खासियत ये है कि इसमें पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट इत्यादि का उपयोग करके डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक और न्यूज़ है ऑर्फन फसलों के बारे में। तो ये ऑर्फन फसलें क्या होती हैं, तो देखिए किसी भी सेक्टर में ये जो ऑर्फन फसलें हैं, मतलब जो भी कृषि एवं खाद्य से संबंधित जो सेक्टर है, चाहे अनाज हो, फल और मेवे, सब्जी, दलहन फसलें, जड़ और कंदफल फसलें, तिलहन, स्टार्च व चीनी है, फाइबर है, लेटेक्स है, कई प्रकार के रंगड़ाई, तो इन सभी में फसलों की जो वैरायटी होती है उसमें से कुछ फसलें ऐसी जिनको उपेक्षित तौर पर देखा जाता है, तो वो ऑर्फन फसलें कहलाई जाती हैं। बस इसको यही चीज़ ध्यान में रखनी है, भोजन और औद्योगिक उपयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करती है। तो वो क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकते हैं भाई ऑर्फन फसलों का क्या मतलब है या इसका क्या मीनिंग होता है, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर कम्युनिटी मार्केट आउटलुक के बारे में देखिए, अलग अलग जो इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती हैं, तो जब आप नेक्स्ट सुने तो पहले के भी याद कर लें। जैसे कि एक आ जाता है अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो किसके द्वारा, जैसे IMF के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर जो है कम्युनिटी मार्केट आउटलुक की बात करें तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है और इसमें क्या बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों में
ऊर्जा के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, यह बढ़ोतरी 1973 में जो ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी रही है। ये बताता है ये जो आउटलुक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। ये जो रिपोर्ट है देखिए, ये खाद्य वस्तुओं और वर्गों के लिए मूल वर्ष में 2008 के बाद से सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है इस साल, उसके बारे में बताता है। कुल मिला के क्या है कि खाद्यान्न के कीमतों में क्या परिवर्तन आ रहा, उसके बारे में ये हमको हाईलाइट करता है। ये भी बोलता है कि युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि कम से कम वर्ष 2024 अंत तक जारी रही। तो कुल मिला के क्या इसमें बढ़ोतरी कितनी ज़्यादा हुई उसके बारे में बताता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने इनिशिएटिव है, रिवॉर्ड एक इनिशिएटिव है, रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है, रिवॉर्ड परियोजना भी हम बोल सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में देखिए इनको करना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आप गैस कर सकते हैं। रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि रिवॉर्ड। ये जो प्रोजेक्ट है तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट वगैरह किया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है, तो देखिए जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, ग्रामीण, देखिए जब भी आप चीज़ें पढ़ते हैं तो आप उनको एक सेंट्रल थीम के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा सेंट्रल में डिपार्टमेंट जो रूरल एरियाज़ के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट, उसमें कौन सी मिनिस्ट्री है, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं, फिर कौन से इनिशिएटिव्स हैं। जब आप ऐसा अम्ब्रेला बनाएंगे तब उनको आप इजीली याद कर पाएंगे, अन्यथा आप कंफ्यूज होते रहेंगे, बार बार पहले का कुछ याद करेंगे बाद में कंफ्यूज आएंगे। तो ये जो परियोजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो कि भूमि संसाधन विभाग है, लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उसने फरवरी 2022 में विश्व बैंक की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया है। इसका जो काम है कुल मिला के कि चयनित जो वाटर सेट है उनके संसाधनों को कुशल विकास की ओर बढ़ावा देना है और जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करना है, वैज्ञानिक और तकनीकी भागीदारी नेटवर्क के माध्यम से विकसित करना है। कुल मिला के देखिए जो रूरल एरियाज में वाटर सेट प्रोजेक्ट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो सहायता वगैरह, ये जो प्रोजेक्ट काम करता है, किस मंत्रालय और किस विभाग के अंतर्गत आता है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। फिर देखिए खाद्य और कृषि संगठन है उसका एक एफ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एफ, उसका फूड प्राइस इंडेक्स आता है, यानी कि FFPI आता है। तो इसको कौन जारी करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये क्या है, खाद्य वस्तुओं की बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की माप है। जो भी जो इंटरनेशनल फूड कम्युनिटी है उसमें मासिक क्या चेंज आ रहा है उसके बारे में बताता है। इसका जो बेस ईयर है वो 2014 से लेकर 2016 है। इसमें 5 कम्युनिटी को रखा गया है, अनाज है, चीनी है, मांस है, वनस्पति तेल और डेयरी के कुल मूल सूचकांकों का एक प्रकार से औसत होता है। और FAO की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसके बारे में हमने पहले विस्तार से चर्चा करी हुई है और ये विश्व से भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। फिर यहाँ पर कुछ और पहल की बात करें दोस्तों तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो पहले अगर हम उद्देश्य की बात करें इसके, तो सबसे नीचे यहाँ पे देखिए क्या है, भूस्थानिक तकनीकों, जियो स्पेशनल जो टेक्नोलॉजीज हैं और संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके जो सभी हितधारक हैं उनको जो साक्ष्य बेस आधारित निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने का काम करना है, ये जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो ये इसका पर्पस है। अब इसको कैसे किया जाता है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसके तहत एक निर्णय समर्थन प्रणाली है, कृषि DSSS विकसित कर रहा है या किया है, ये चीज़ है। और इससे करने का काम होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये किस तरीके से कर रहा है, तो देखिए जो आंतरिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके जो 2 अलग अलग सैटेलाइट्स की जो सीरीज है, एक है रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 तथा विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइव्स जो आर्काइवल जो सिस्टम है वेदास का उपयोग करके एक प्रकार से विकसित किया जा रहा। RISAT की बात करें तो ये सुदूर संवेदन उपग्रह की नई सीरीज है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की। देखिए अगर हम रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें, इंग्लिश में इन शब्दों को लेते हैं। देखिए सेंसिंग यानी कि जो सेंसर जो सेंसिंग का काम करते हैं उसका जो शाब्दिक मतलब हो गया रिमोट सेंसिंग, रिमोट प्लस सेंसिंग। तो सेंसिंग जो हो गया, किसी सेंसर के माध्यम से कोई डेटा कलेक्ट वगैरह किया जाता है, जैसे कि हमारा फ्रीजर है उसमें एक टेम्परेचर रखा है कि इतने डिग्री तक जो है इसको आपको ठंडा करना है, या AC है अगर उससे नीचे फिर जाता है टेम्परेचर तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो सेंसर का काम ये होता है। तो इसमें भी डेटा सेंस करना है, सेंसिंग करना है, डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन सुदूर संवेदन इसका नाम है, यानी कि रिमोट सेंसिंग, यानी काफ़ी दूर से करना है। तो ये इसका मतलब हो गया क्या है, कई बार जब आपको एग्जैक्टली चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो ये तो हमारे सामने क्या और एग्जाम्पल हो गया, तब भी हम चीज़ों को गैस करके कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हमको सीखनी है, तभी हम UPSC में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर मैं इसका टेक्निकली मीनिंग बताऊँ तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं उससे कुछ तरंगें या वेव्स वगैरह छोड़ी जाती हैं, फिर उसका जो भी ग्राफ वगैरह बनता है, जो भी रिफ्लेक्शन, वो सब मॉनिटर वगैरह करके उसके आधार पर अनुमान सर्वेक्षण
विश्लेषण वगैरह किया जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में पता लगाना है कि यहाँ पे वाटर है या कौन से मिनरल्स, उसके बेसिस पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका एग्रीकल्चर है, जैव संसाधन है, पर्यावरण है, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी अच्छा खासा उपयोग है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, इसलिए अपने को ऐसे इनडायरेक्टली भी तैयार करना। फिर वेदास की अगर हम बात करें तो ये भारतीय अंतरिक्ष आधारित संवेदनों का उपयोग करके भूमि से प्राप्त जानकारी के उपयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म, डेटा जो है प्रदान करता है, ये काम करता है। तो ये वेदास प्लेटफॉर्म हो गया। विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम, तो ये काम करता है, उससे जो डेटा मिला उसको कलेक्ट करके हमको एक सिंपल तरीके से प्रोवाइड करता है ताकि हम उस सेक्टर में अच्छा काम कर सकें। तो ये दोनों मिलके जो है इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एक पहल है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है दोस्तों, वो कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी के बारे में। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, इसने क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक परिकल्पना का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी की परिकल्पना करी है। अब देखिए थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ों को कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो इसमें क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है कि जो युवा हैं वैश्विक बाजार तक खादी की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक उत्कृष्टता केंद्र को हब एंड स्पोक मॉडल के तौर पर स्थापित किया जाएगा। जैसे कि हब जो है वो उसको, जैसे मान लो दिल्ली एक हब होगी और इसके जो स्पोक अलग अलग, बेंगलुरु है, गांधीनगर है, कोलकाता और शिलोंग है, वो स्पोक की तरह काम करेंगे और इस प्रकार से सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये हो गया। केबीआईसी के बारे में अगर हम बात करें, एक और देखिए यहाँ पे जानकारी आ जाती है, खादी मार्क विनियमन 2013 के अकॉर्डिंग जो भी खादी प्रोडक्ट्स हैं वो संस्थानों या लोगों को खादी मार्क टैग और लेवल जारी किया जाता है ताकि जो है उनकी ब्रांडिंग वगैरह हो सके और इस सेक्टर को डेवलपमेंट में और जो है प्रोग्रेस किया सके। फिर केबीआईसी के बारे में अगर हम बात करें तो केबीआईसी जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, ये 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इंग्लिश में, इसको 1956 के तहत स्थापित किया गया था, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित जो भी एमएसएमई सेक्टर है, मंत्रालय है, उसके तहत एक शीर्ष संगठन है, इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में आता है। फिर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप की बात करें, देखिए ऐसे बहुत सारे रोड मैप वगैरह आते हैं, थोड़ी सी कुछ काम की जानकारी होगा, आप याद रखिए कि नाम ही है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़्यादा संभावना है कि जो समुद्री मत्स्य क्षेत्र है उससे संबंधित होगा। तो इसमें क्या है कि जो अपना एफएओ है उसने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप जारी किया हुआ है। इसमें क्या है कि जो रोड मैप मत्स्य पालन कमेटी है उसके संधारणीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए घोषणा पत्र 2021 के अनुरूप है। बस इतनी सी जानकारी हो गया काम। फिर इसके क्या है, एफएओ परिषद की एक सहायक संस्था है और इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हो पाती हैं, याद रख पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अगर ये रोड मैप मत्स्य पालन समिति की बात आ जाए तो एफएओ में आती होगी, ऐसा गैस कर लेना। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है यहाँ पर ऑर्गेनिक आधार के बारे में। देखिए हमने हमारा जो आधार अधिनियम होता है या आधार होता है इंसानों के लिए जो आधार है, इसी प्रकार से हमने अलग अलग सेक्टर के लिए काम करती रहती है सरकार, ताकि हम चीज़ों को इजीली लोकेट कर सकें और जो भी लाभ मुहैया कराए जाने हैं वो किया सकें, और सर्विलांस निगरानी वगैरह के लिए भी जरूरी है तो उसका उपयोग किया सके। जैसे कंपनियों के लिए हमने एक यूनिक पहचान दी है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसी तरीके से हमने अपने लिए इंसानों के लिए क्या, अपने नागरिकों के लिए आधार नंबर एक मुहैया कराया है। जो लैंड के रिकॉर्ड होते हैं उसके लिए व्यक्तिगत आधार और विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN दिया है। तो ये जो जैविक आधार है इसमें क्या किया जाएगा, जो जैविक खेती में संलग्न किसान हैं उनके लिए एक जैविक आधार शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। और ये जो है, ये जो एपीडा है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत ये जो है अपने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत ये आधार शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसको कैसे बनाया जाएगा, जो किसानों का आधार होता है जो जैविक खेती में लगे हुए हैं, और जो व्यक्तिगत आधार और विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, उसके आधार पे क्या है एक नंबर बनाया जाएगा ताकि इस सेक्टर के किसानों को पहचान किया सके और उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। फिर फसल बीमा के बारे में है, तो देखिए फसल बीमा में क्या है, फसल बीमा के लिए और बेहतर चीज़ें हो सकें, यानी कि तकनीक आधारित फसल उपज अनुमान और मौसम संबंधी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकीकरण और सुधार के लिए एक CS मूर्ति के नेतृत्व में दो समितियों का गठन किया गया है। ये समितियों का उद्देश्य मैंने नीचे बता दिया आपको, तो बस ये ध्यान में रखना। ये समिति क्या है कि जो वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम है उसके निर्माण में मदद करने का भी कार्य भी सौंपा गया है। और ये जो विंड्स है इसके तहत पूरे देश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और ऑटोमेटिक रेनगेज वगैरह स्थापित किए जाएंगे ताकि इजीली डेटा अवेलेबल हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CS मूर्ति किस लिए बनाई गई, हो गया काम हमारा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर कृतज्ञ 3.0 के बारे में।
तो ये पहल किससे संबंधित, किसकी पहल है, बस ये देखना है। तो ये क्या है, फसल सुधार के लिए एक त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक हैकाथॉन है, जहाँ पर भाई बुलाया जाएगा जो नवीन आइडियाज़ हैं उनके ऊपर चर्चा विमर्श डिस्कशन वगैरह होगा, उनको सपोर्ट दिया जाएगा। और भारत में फसल उत्पादन में समग्र संधारिता और लचीलेपन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। छात्र हैं, संकाय, उद्यमिति, जो भी संबंधित लोगों उन सबको बुलाया जाएगा। इसका आयोजन जो है आईसीआर अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से कर रहा है। थोड़ा सा याद रखना है कि आईसीआर जो है उसकी ये राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना जो आईसीआर की परियोजना है, और उसी के अंतर्गत जो है फसल विज्ञान प्रभाग फसल एक यानी किसी संस्थान एग्रीकल्चर से जुड़े आयोजित किया जा रहा है। कृतज्ञता 3.0 ये है क्या, इस प्रकार के हैकाथॉन को बढ़ावा देना है। हो गया अपना काम। फिर ई नाम की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसके बेसिक की बात करूँ तो ई नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि भाई जो अभी हमारी पारंपरिक मंडी होती हैं, एपीएमसी जो समितियां होती हैं, आपने अपने स्थानीय जगह पे देखी होगी, उस मंडी को क्या है इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करना था दूसरे देश की दूसरी और मंडियों से, ताकि किसानों को जो है वो कहीं पर भी अपनी उपज बेच सके। हालांकि ये प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ असफल हुआ, ये जो है चर्चा का विषय है। तो इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अथॉरिटी बनाई थी वो थी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, यानी कि स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। ई नाम को लागू करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है, और जो SFAC है ये कृषि एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, उसके अधीन काम करती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि, ये जो न्यूज़ आया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया। नई न्यूज़ ये है कि ई नाम के अंडर में प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स को जो लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है कि किसानों को उनके राज्य की सीमाओं के बाहर अपनी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करना। बाकी कैसे करना है, डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा, ये सब किया जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया है, तो उसकी इस पर गैस कर लेना। अपने को इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्लेटफॉर्म्स किस चीज़ के लिए बनाए, एक फंड्स फॉर फंड्स बनाया गया था, उसके बारे में आपको बताना है, हमने पहले डिस्कस किया था। वो किससे संबंधित है, स्टार्टअप्स के लिए, और उसको फंड वगैरह कैसे मुहैया कराया जाता है, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो बताइएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है वहाँ पर कृषि निवेश पोर्टल यानी कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल है। इसको भी जो है हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने एकीकृत केंद्रीय निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया हुआ। ये क्या है, जो एग्रीकल्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं निवेशक इन्वेस्टर हैं, उनके लिए केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल है। वो इसकी मदद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर और उससे जुड़े जो भी अलग अलग सेक्टर हैं उसके लिए। कई सरकारी योजनाओं का यहाँ पर वो लाभ भी, जो विभाग हैं वो उसका लाभ भी उठा पाएंगे। इस पोर्टल के माध्यम से क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, आरंभिक समर्थन प्रक्रिया को आसान बनाया है, कृषि में सभी उप क्षेत्रों को सहायता को दोहन करने वगैरह को सक्षम बनाना है, और निवेश प्रोत्साहन के लिए कृषि के जो भी संबंधित सेक्टर हैं, मशीनरी, बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, परिशुद्ध कृषि, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, उन सबको शामिल करके उनके प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो साथियों अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करूं। तो अगर ये आपको वीडियो बेहतर लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी पढ़ाई में तो नीचे गूगल डॉक एक फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल करके मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।